वेलकम गाइस, रिएक्ट क्रैश कोर्स 2023 में हम आपको समझाएंगे रिएक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बाय यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट। और इसको क्रैश कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक बेसिक से लेकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर फिर आप काम कर सकेंगे। ठीक, बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, व्हाट इज रिएक्ट? सो रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस और सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ठीक है, रिएक्ट एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट जिसके थ्रू हम अपना जो यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, यूआई है, फ्रंट एंड है, वो बनाते हैं या एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है? तो अगर आप ये वेबसाइट देखें यहाँ पर और अगर आप किसी लिंक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं नज़र आ रहा होगा, कोई जो है ना एक नया फाइल जो है ना वो लोड होता हुआ नहीं नज़र आ रहा होगा, बल्कि जो कंटेंट है, ठीक है, वो इसी ही पेज में जो है ना वो रेंडर होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल एप्लीकेशन वो होता है पेज एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें एक ही पेज होता है और एक ही पेज में जो है ना मल्टीपल टैब्स के जो कंटेंट है वो रेंडर होते हैं, मल्टीपल डॉम्स जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और हमारा जो पेज है ओवरऑल पेज वो लोड नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली इट। ठीक है, रिएक्ट को फेसबुक वालों ने बनाया था और इसे जो है ना 2013 में जो है ना रिलीज़ किया गया था। ठीक है, अब रिएक्ट के थ्रू जो हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, यूआई बनाते हैं, वो कंपोनेंट बेस होता है। ठीक है, अब कंपोनेंट से मेरा क्या मतलब है यहाँ पर? तो अगर आप इस इलस्ट्रेशन पर यहाँ पर देखें, ठीक है, हमारा जो टिपिकल वेबसाइट होता है, जो ट्रेडिशनल वेबसाइट होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि टॉप में हमारा जो है ना हेडर होता है, इसके हेडर के अंदर जो है ना एक नेविगेशन लिस्ट होता है, नेविगेशन बार होता है। ठीक है, और फिर हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर होता है, फिर एक साइड बार होता है, और फिर हमारा जो मेन सेक्शन होता है वेबसाइट का जिसके अंदर हमारा जो कंटेंट है, मेन कंटेंट, वो पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हेडर है ये एक अलग कंपोनेंट हो गया, एक सेक्शन हो गया। ठीक है, एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना फिर एक लिस्ट हो गया। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर फिर एक एक एलिमेंट को हम एक कंपोनेंट फिर कह सकते हैं। ठीक है, और ये लोगो जो है ना ये एक अलग कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब ये जो मेन सेक्शन है ये हमारा एक और बड़ा कंपोनेंट हो गया, एक ओवरऑल, और इसके अंदर फिर छोटे छोटे दो कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि एक सिंगल कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक अलग कंपोनेंट हो गया, ये एक अलग कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब अगर आप इस साइड बार को देखें, ठीक है, तो ये भी एक अलग कंपोनेंट हो गया, ये ओवरऑल साइड बार जो है। फिर साइड बार के अंदर हमारे पास तीन और एलिमेंट्स है, ठीक है, कुछ कंटेंट है, ये भी अलग अलग कंपोनेंट हो गए। ठीक है, सो इस तरह से जो है ना हमारा जो एक वेबसाइट है वो कंपोनेंट से बना हुआ होता है। ठीक है, अब रिएक्ट भी कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो रिएक्ट में आप एक कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, और फिर इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिला के आपका एक ओवरऑल और एक कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स जो लेआउट है वेबसाइट का, ठीक है, और एक डिज़ाइन है वो बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। अब नेक्स्ट टिप में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप रिएक्ट को अपने प्रोजेक्ट में एक ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, या रिएक्ट ऐप आप किस तरह से जो है ना बना सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट में जो है ना रिएक्ट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, और रिएक्ट के कुछ फीचर जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ रिएक्ट ऐड करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो आप जो CDN लिंक्स है, ठीक है, वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये लिंक्स जो है ना आपको रिएक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से उठा के स्क्रिप्ट टेक्स्ट को यहाँ पर आप एंटर करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो है ना एक स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको एक एलिमेंट जो है ना यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, एक जुदागाना अलग एलिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो रिएक्ट कंपोनेंट है, ठीक है, वो रेंडर हो सके। ठीक है, जिसके अंदर आप अपना जो रिएक्ट कंपोनेंट है वो रेंडर यहाँ पर करवा सके। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, और इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप रिएक्ट के जो मेथड्स है और जो फीचर्स और कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो आप यहाँ पर बना सकते हैं और जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको यहाँ पर एक कंपोनेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, क्लास कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम डीप में नहीं जाएंगे कि ये क्या है, ठीक है, वो आप बाद में जो है ना आपको समझाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक छोटा सा जो है ना वो डीमो यहाँ पर दिखा दूँगी किस तरह से आप अपने जो एग्जिस्टिंग साइट में जो है ना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगर कोई कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो एक लाइक कंपोनेंट हमने बनाया है, क्लास कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट हमने बनाया था HTML के अंदर, ठीक है, वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, अब इसको जो है ना हम यहाँ पर ग्रैब करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना हम एक
इसको हम एज अ कंटेनर बना जो है ना रूट कंटेनर जो है ना यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हम अपना ये वाला कंपोनेंट जो है ना लाइक बटन कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट हम जो है ना यहाँ पर रेंडर करवाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू इंटीग्रेट रिएक्ट इन योर एग्जिस्टिंग साइट। अब इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग साइट पर आपको जो है ना रिएक्ट इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं रिएक्ट के, और वहाँ पर आपको बहुत सारा जो है ना वो कंटेंट जो है ना मिल जाएगा, ठीक है, इसके हवाले से। अब हम बात करेंगे किस तरह से हम लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम स्टार्ट से एक रिएक्ट ऐप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको आपके सिस्टम में जो है ना एक Node.js जो है ना वो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम जो है ना नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने स्टार्ट से जो है ना रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर हम अपना रिएक्ट ऐप सेटअप करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर बात जहन में रखनी है कि अगर आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले वो इंस्टॉल करें, ठीक है, वरना उसके बगैर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक कमांड लिखेंगे npx create रिएक्ट ऐप, ठीक है, और इसी डायरेक्टरी में हम रिएक्ट ऐप को सेटअप करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे करंट डायरेक्टरी .n//, ठीक है, और एंटर की दबाएंगे तो हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और सेटअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ही देर में आपको यहाँ पर फाइल्स नज़र आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्ट ऐप जो है ना वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सोर्स फोल्डर है और ये पब्लिक फोल्डर है। अब ये दो फोल्डर्स किस लिए है और इनके अंदर क्या है। सो सबसे पहले हम इन दोनों को डिलीट करते हैं इंटायरली, ठीक है। और मैं आपको स्टार्ट से समझाऊंगा कि इन फोल्डर्स के अंदर हम क्या क्या बनाएंगे और किस लिए बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों फोल्डर मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। अब दोबारा मैं इन फोल्डर्स को बनाता हूँ पब्लिक, ठीक है। अब इस पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास एक HTML फाइल होगा इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। और इस HTML फाइल के अंदर हमारे पास जो है ना जो हमारा ऐप है रिएक्ट ऐप, और जो रिएक्ट कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर रेंडर होंगे, ठीक है। सो हमारा जो सारा रिएक्ट ऐप है वो यहाँ पर रेंडर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये HTML फाइल बना दिया है, ठीक है। और ये अपने जहन में रखना है कि ये जो है ना पब्लिक फोल्डर के अंदर आपने बनाना है, ठीक है, ये index.html, ठीक है। यहाँ पर इसका टाइटल मैं चेंज करता हूँ रिएक्ट ऐप, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक कंटेनर एलिमेंट लेंगे, ठीक है, div, और क्लास के लिए इसे हम आईडी देंगे रूट, ठीक है। सो ये एलिमेंट मेरे पास बन गया, और इसके अंदर हम अपना जो रिएक्ट कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर करवाएंगे, ठीक है। अब इसकी जगह आप क्लास भी दे सकते हैं, रूट की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आप रूट ही दें, ठीक है, लेकिन ये कन्वेंशन है। और यहाँ पर मैंने एक डिव लिया है, ये इसकी जगह आप कोई और एलिमेंट भी जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गया हमारा कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाता चलूँ कि किस तरह से हमारा जो रिएक्ट है वो हमारे डॉम को, जो डॉम ट्री है, ठीक है, उसको रेंडर करता है, ठीक है। सो अगर हम इसको ओपन करें लाइव सर्वर के साथ, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, और यहाँ पर इसे इंस्पेक्ट करें तो ये हमारा डॉम ट्री है, ठीक है, जो टिपिकल डॉम ट्री होता है, ठीक है। अब अगर आप एक जावास्क्रिप्ट में जो है ना वो किसी डॉम को जो है ना चेंज करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो ये इंटायर डॉम है ये री रेंडर होता है, ठीक है। अगर आप इस डिव को चेंज करते हैं, ठीक है, या डिव के अंदर किसी और चाइल्ड एलिमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है, ये चाइल्ड नोड को, तो हमारा जो डॉम ट्री है ये इंटायरली जो है ना री रेंडर होगा, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो रिएक्ट ने ये बात जहन में रखी है, और वो रिएक्ट जो है ना अगर आप रिएक्ट में किसी कंपोनेंट को चेंज करते हैं, किसी डॉम एलिमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है, या किसी स्टेट को चेंज करते हैं, ठीक है, तो रिएक्ट जो है ना डायरेक्टली इस डॉम को जो है ना वो चेंज नहीं करता। रिएक्ट करता क्या है कि आपने लिए एक वर्चुअल डॉम बनाता है, ठीक है, और सिर्फ उस डॉम में जो है ना वर्चुअल डॉम में चेंज करता है, ठीक है। और जब आप किसी कंपोनेंट के स्टेट को अपडेट करते हैं, ठीक है, तो वो उसी ही वर्चुअल डॉम में जो है ना वो अपडेट करता है, ठीक है, और उसे चेंज करता है, ठीक है, और बाद में फिर देखता है कि हमारे जो ओल्ड डॉम था और जो अपडेटेड डॉम थे वर्चुअल डॉम, ठीक है, उसमें कौन से एलिमेंट्स जो है ना वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और सिर्फ उन अपडेटेड एलिमेंट्स को जो है ना इस रियल डॉम में जो है ना बाद में क्या करता है कि अपडेट करता है, और इन सारे ट्री को जो है ना ये जो एंटायर ट्री है डॉम ट्री इसको री रेंडर नहीं करवाता, ठीक है, सिर्फ उस स्पेसिफिक एलिमेंट को री रेंडर करवाता है जो चेंज हो चुका हो, ठीक है, जिसका कंटेंट चेंज हो चुका हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ रिएक्ट रेंडर्स और डॉम, ठीक है। सो
आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ पर अब अगर आएंगे आप, अब ये जो है ना हमारा HTML का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। और आएंगे यहाँ पर एक इस रूट फोल्डर में एक और फोल्डर बनाएंगे, सोर्स, ठीक है। और यहाँ पर एक और फाइल बनाएंगे, index.js, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को, और दूसरे हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डॉम, क्लाइंट, ठीक है। यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम उस रूट एलिमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये वाला एलिमेंट, ये वाला कंटेनर हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल देते हैं कॉन्स्ट रूट, और इस रूट को जो है ना हम एक कंटेनर बनाएंगे, एक रूट बनाएंगे, ठीक है, उस एलिमेंट को, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, ठीक है। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे उस एलिमेंट को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रूट। अब इस रूट के अंदर हम किसी एलिमेंट को रेंडर करवाते हैं, रूट डॉट रेंडर, और यहाँ पर किसी एलिमेंट को रेंडर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देते हैं p, और हम कहेंगे दिस इज़ रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये p एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, npm start। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर ये पहला जो अपना कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर करवाया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस डिव के अंदर जो है ना यहाँ पर रेंडर हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट रिएक्ट ऐप। अब यहाँ पर रिएक्ट का जो स्ट्रिक्ट मोड है वो आपने ऑन करना है, ठीक है। ये हमें कुछ सजेशन देता है डिबगिंग के मुतालिक, ठीक है। और जो कुछ फीचर्स जो कि डिप्रिकेटेड हो चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है ना हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, और वार्निंग्स भी देता है, ठीक है। तो ये एक गुड प्रैक्टिस है जब आप डेवलपमेंट में हो, और इसका असर जो है ना सिर्फ डेवलपमेंट तक रहता है, ठीक है। प्रोडक्शन में ये काम नहीं करता, ठीक है। तो आपने जो है ना ये यहाँ पर ऑन करना है स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। अब आप यहाँ पर हैरान होंगे कि ये भी जो टैग है ये एक HTML टैग है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो जावास्क्रिप्ट कोड है और ये हमने डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कोई HTML एलिमेंट या नोड बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते थे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये वाले मेथड हम यूज़ करते थे, ठीक है। या हम डायरेक्टली स्ट्रिंग में जो है ना लिखते थे, ठीक है। इसको यहाँ अगर यहाँ पर आप यहाँ से उठा दें, यहाँ पर पेस्ट करें, ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते थे, ठीक है। और फिर या इनर HTML के ज़रिए जो है ना हम वो डॉम के अंदर जो है ना इंसर्ट करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ना स्ट्रिंग वाला यूज़ किया है ना क्रिएट एलिमेंट वाला मेथड यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली हमने यहाँ पर जो है ना ये पुट किया हुआ है, और ये हमें कोई एरर भी नहीं दे रहा, ठीक है, और डायरेक्टली रेंडर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या मसला है, ठीक है, ये क्या है। तो इसे हम कहते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, ठीक है। और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर में। नाउ व्हाट इज़ JSX, ठीक है। सो JSX जिसे हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, ये एक सिंटैक्स है जो ये हमें अलाउ करता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML मार्कअप लिखें, ठीक है। तो दोनों जावास्क्रिप्ट और HTML मार्कअप को एक ही जगह लिखें, ठीक है। अब अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे तो आप इस तरह से नहीं करते। अगर आप ऐसा करते तो फिर ये जावास्क्रिप्ट जो है ना आपको एरर देता, ठीक है। ब्राउज़र आपको आप जो है ना एरर देता, ठीक है। लेकिन अगर आप रिएक्ट के अंदर इस तरह से लिखते हैं तो इसमें जो है ना JSX सिंटैक्स जो है इनेबल्ड है, तो आप इस तरह से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। तो दिस इज़ JSX, ठीक है। तो अगली बार अगर आप इससे देखें तो आपने हैरान नहीं होना, ठीक है। तो दिस इज़ नॉर्मल एंड रिएक्ट, ठीक है। और लेकिन इसके JSX के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो आपको समझना होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर क्लास कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक क्लास नेम यहाँ पर देना चाहते हैं, तो अब क्लास यहाँ पर आप नहीं दे सकते, क्योंकि क्लास जो है ना वो रिज़र्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम जो क्लासेस बनाते हैं उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लास, ठीक है। तो ये रिज़र्व कीवर्ड है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके लिए आपको इसकी जगह देना होगा क्लास नेम, ठीक है, इस तरह से। तो क्लास की जगह आपको क्लास नेम देना होगा, ठीक है। तो
ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते एज इन एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसके साथ अगर आपको मल्टीपल्स एलिमेंट जो है ना वो यूज़ करने हैं, ठीक है, HTML एलिमेंट्स यूज़ करने हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसके लिए आप जो है ना आपको एक काम करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। वैसे कंपोनेंट के बारे में हमें अभी तक जो है ना बात नहीं की, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक ऐप एक कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये रिटर्न करता है इस पी टैग को, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको रिटर्न करता है, ठीक है। सो वी कैन यूज़ दिस कंपोनेंट राइट हियर ऐप, ठीक है। अब अगर ये एक नोट को रिटर्न करता है, ठीक है, एक मार्कअप एलिमेंट को रिटर्न करता है या एक कंपोनेंट को रिटर्न करता है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ फाइन, ये कुछ नहीं देगा, एरर नहीं देगा, वैसे का वैसे रेंडर हो रहा है, ठीक है, सक्सेसफुली। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स या मार्कअप एलिमेंट्स को जो है ना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले इसको, तो अगर आपका जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो वन लाइन पर मुश्तमिल है, ठीक है, तो आप इसे वन लाइन पर लिख सकते हैं, इस पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका रिटर्न स्टेटमेंट जो है ना वो मल्टीपल लाइन्स पर मुश्तमिल है, तो फिर आपको वो इसे पैरेंथेसिस में जो है ना बंद करना होगा, ठीक है। और इसके बाद जो अगर मैं यहाँ पर दूसरा वाला कोई पी टैग जो है ना यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों? ये JSX में अलाव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है, पार्सिंग एरर, एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग, डिड यू वांट JSX फ्रेगमेंट। अब फ्रेगमेंट क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो हमें इसे एक रैपर में बंद करना होगा, ठीक है। अगर मल्टीपल एलिमेंट हम रिटर्न करते हैं एक कंपोनेंट से, ठीक है, तो हमें इसको एक रैपर में, एक कंटेनर में जो है ना बंद करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पर लेते हैं एक डिव, ठीक है, डिव एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और इसे क्लास देते हैं, क्लास नेम ऐप, ठीक है, और इसको हम इनक्लोज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा, ठीक है। और अगर हम इसे रन करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेव करते हैं और आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट्स जो है यहाँ पर रेंडर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, इन दोनों एलिमेंट्स के साथ हमें जो डिव एलिमेंट है वो भी जो है ना यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिव जो है ना वो ना आए, ठीक है, ये दोनों कंटेनर में भी बंद हो, ठीक है, एक रैपर में भी बंद हो, लेकिन हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा डिव है ये हमें यहाँ पर रेंडर ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इसको निकालना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेगमेंट। अब फ्रेगमेंट जो है ना एक रैपर होता है, ठीक है, जो कि हमारे जो एक चिल्ड्रन है उसको जो है ना रैप करते हैं, लेकिन उसका जो है ना हमारे UI पर या जो हमारा डॉम है उसमें कोई असर नहीं होता, ठीक है। तो ये तो इन दोनों को जो है ना वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डिव जो है ना वो हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं P और P दोनों आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो ऐप वाला डिव था वो यहाँ पर नहीं आ चुका, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गई होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट JSX, ठीक है। अगले हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में कि किस तरह से हम जो है ना कंपोनेंट बना सकते हैं। बाय द वे दिस इज कंपोनेंट, और हम तफसील में कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, किस तरह से हम कंपोनेंट बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जब हमने बात की है कि व्हाट इज़ JSX क्या है, ठीक है, किस तरह से हम HTML को जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार जो है ना हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इस HTML टैग्स के अंदर, ठीक है, या JSX के अंदर जो है ना वो जावास्क्रिप्ट को जो है ना वो इंटरप्रेट करें, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को जो है ना यहाँ पर इंसर्ट करें, ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दूंगा। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हो, लाइक लेट a इज इक्वल टू 10 एंड लेट b इज इक्वल टू 20, ठीक है, और हमें जो है ना इसका जो सम है और डिफरेंस यहाँ पर इस पैराग्राफ में और यहाँ पर जो है ना वो डिस्प्ले करना हो, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, सम ऑफ a एंड b एस, ठीक है। अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को जो है ना वो इंटरप्रेट करना है एक एलिमेंट के अंदर, एक जैसे मार्कअप के अंदर, ठीक है, तो इसके लिए आप करली ब्रेसेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस b। अब ये वाला जो कोड है ये जावास्क्रिप्ट कोड है, ठीक है। सो ये वाला जो कोड था, अब ये ऐसा जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट जो है ना वो
कंपाइल होगा, इंटरप्रेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे जिस डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज़ ए माइनस बी, ठीक है। सो दिस इज इट। इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट जो है ना इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, अपने JSX मार्कअप में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर सम नज़र आ जाएगा, ठीक है, 30 एंड -10, ठीक है, ये इसका सम है। तो आपको पता चल गया है कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना JSX के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। और ये बहुत ही ज़रूरी है हमें जो है ना कंडीशंस पर जो है ना बेस्ड ऑन सम कंडीशंस हमें कुछ एलिमेंट या कंपोनेंट जो है ना वो रेंडर करवाने होते हैं या जो है ना उसे जो है ना अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप एक रिएक्ट वेबसाइट बनाएंगे, एक रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, काम करेंगे, तो आपको इसकी जो है ना बहुत ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना अपने याद करना है कि किस तरह से आप JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट को रन करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप कहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोड जो है ना सॉरी जो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है कर्ली ब्रेसेस है वो यूज़ कर सकते हैं, या इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको एट्रीब्यूट में भी यूज़ कर सकते हैं, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसके अंदर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्टाइल देना हो, ठीक है। और स्टाइल के अंदर हमने ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये दो जो कर्ली ब्रेसेस है, ये जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ हुए कि यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट जो है ना वो यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर एक ऑब्जेक्ट देते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये दूसरा जो हमारा हो गया एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, लाइक कलर सॉरी कलर रेड, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग एज अ एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो एक स्टाइल है, एक ट्रिब्यूट नेम है, ठीक है। अगर इसे इनलाइन स्टाइलिंग देना हो इस पैराग्राफ टैग को, ठीक है। और यहाँ पर हमने एज ए ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है ना इस स्टाइलिंग को यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कलर रेड, ठीक है। अब अगर हम इसे सेव करें और दोबारा यहाँ पर आके देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर है यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। सो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस को या जावास्क्रिप्ट को, या एक सिंपल से टेक्स्ट के अंदर जो बॉडी है किसी टैग की बॉडी है उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या जो है ना एट्रीब्यूट की वैल्यू के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, लाइक अगर यहाँ से मैं इसे हटा दूँ और यहाँ पर आप देखिए टैग, ठीक है, तो आप एज अ टैग नेम इसे यूज़ नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट को। लाइक मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक वेरिएबल दे कॉन्स्ट टैग पी, ठीक है, तो आप इसे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो टैग्स एज अ टैग नेम जो है ना आप जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, यानी टैग का जो नेम है उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू इंटरप्रेट जावास्क्रिप्ट इन JSX, ठीक है। अब आते हैं कि कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, और एक कंपोनेंट जो है ना वो क्या होता है, ठीक है। सो कंपोनेंट जो है ना, कंपोनेंट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, जहाँ पर जब पिछली बार हमने ये वाला कंपोनेंट जो है ना डिफाइन किया था और यहाँ पर यूज़ किया हुआ था, ठीक है। अब कंपोनेंट जो है ना एक फंक्शन होता है, ठीक है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, ठीक है। अब पहले जो है ना हम क्लासेस का यूज़ करते थे, क्लास कंपोनेंट बनाते थे, लेकिन अब कोई भी जो है ना वो क्लास कंपोनेंट यूज़ नहीं करता। और जो न्यू वे है ऑफ राइटिंग कंपोनेंट वो है ऐप, ये जो है ना नीट भी है, ठीक है। और जो है ना ज़्यादा जो है ना आपका कोड जो है ना वो बढ़ नहीं जाता, ठीक है, इससे। तो मॉडर्न रिएक्ट में जो है ना हम क्या यूज़ करते हैं कि हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर इसे हमने लिखना हो, दोबारा से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। फंक्शन है, एक फंक्शन कीवर्ड लेंगे, ठीक है, और फिर कंपोनेंट का नेम देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कोई कुछ भी दे सकते हैं, लाइक ABCXYZ कुछ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देता हूँ ऐप, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो है ना आपने याद रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो कंपोनेंट का नाम हो, जो फंक्शन का नाम हो, वो अपर केस में होना चाहिए, ठीक है। उसका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो कैपिटलाइज होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो है ना ये कैपिटल में होना चाहिए फर्स्ट लेटर। अगर आप इसे ऐप में कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। और ये समझेगा कि ये एक
जो है ना HTML एलिमेंट है, अगर आप यहाँ पर रेंडर इस तरह से करवाएंगे, ठीक है, लेकिन असल में ये HTML एलिमेंट नहीं होगा, ये एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट और एलिमेंट में अगर आपने फ़र्क करना हो, ठीक है, तो आपने जो कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप यहाँ पर इसे दें तो इसका सिंटैक्स भी चेंज हो जाता है, यानी इट मीन्स ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये वाली बात जो है ना आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कंपोनेंट जो है ना कुछ मार्कअप रिटर्न करेगा, यानी कोई JSX मार्कअप या HTML कोई कंपोनेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आपका जो कंपोनेंट है वो वन लाइन में जो है ना रिटर्न करता है कोई कंपोनेंट या JSX मार्कअप, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट है वो सिर्फ एक P टैग जो है ना वो रिटर्न करता है, ठीक है, दिस इज़ P, ठीक है, तो आपको जो है ना फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर आप जो है ना आपका जो कंपोनेंट का जो मार्कअप है, ठीक है, ये मल्टीपल लाइंस पर जो है ना कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल है, ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस लगानी होगी, इसको पैरेंथेसिस में रैप करना होगा, ठीक है, इस तरह से। सो ये हो गया। और अगर आपका जो कंपोनेंट है वो मल्टीपल मार्कअप या मल्टीपल एलिमेंट्स जो है रिटर्न करता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमने पिछली बार भी हमने एग्जांपल दी थी, यहाँ पर P एक और P जो है ना वो भी रिटर्न करता है, दिस इज P2, ठीक है, तो फिर आपको इसे रैप करना होगा किसी कंटेनर में, ठीक है, किसी डिव एलिमेंट में या किसी और एलिमेंट में, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसे डिव एलिमेंट में रैप करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को जो है हम यूज़ कैसे करेंगे, किस तरह से हम रेंडर करेंगे और यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस कंपोनेंट को नाम को यहाँ से उठाना है, ठीक है, और जहाँ पर भी यूज़ करना हो वहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। सो आपने फंक्शन का नेम लिखना है, ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना फॉरवर्ड स्लैश और फिर जो है ना ये जो सिम्बल्स है, ठीक है, मार्कअप सिम्बल्स ये लगाने हैं, ठीक है। तो आपका जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा और यूज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब हमने 2 बार यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वाले जो कंपोनेंट है ये 2 बार यहाँ पर रेंडर होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहली बार वाला है, ठीक है, और ये दूसरी बार। तो जितनी भी आप जितने बार भी आप यूज़ करेंगे पुट करेंगे, ठीक है, उतनी बार ये रेंडर होगा, ठीक है। सो दिस वाज इट। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपका जो फाइल है उसमें जो है ना मल्टीपल कंपोनेंट्स है, ठीक है, और वो जो है ना बड़े कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो आपको फिर चाहिए कि सारों को जो है ना एक ही फाइल में ना रखे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर ऐप कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इसके लिए कोई दूसरा फाइल जो है ना बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, सोर्स में एक फ़ाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, और यहाँ पर हम मैं नेम देता हूँ। नेम भी कंपोनेंट के नेम पर होना चाहिए, ठीक है, ताकि फिर आपको बाद में पता चले app.js। अब इसे हम जावास्क्रिप्ट में जो है ना जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो बेस्ट वे है, तो आपको चाहिए कि अगर आप एक कंपोनेंट बना रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए आप उसके लिए एक्सटेंशन यूज़ करें JSX, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारे लिए आसानी होगी फ्यूचर में कि इसके अंदर एक कंपोनेंट है, ठीक है, और कोई नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कोड नहीं है, ठीक है, कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं, एक कंपोनेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड वे। और इसके साथ जो आपका जो स्निपेट्स है वो भी इजीली अवेलेबल होंगे आपके फाइल के अंदर, ठीक है, JSX स्निपेट्स, ठीक है। तो इसे हम सेव करते हैं app.jsx, ठीक है, और यहाँ पर हम अपना फंक्शन जो है ना पेस्ट करते हैं। अब इस फंक्शन को जो है ना हम किस तरह से इस इंडेक्स फाइल में जो है ना यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो ये सेक्स वाला जो फीचर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जावास्क्रिप्ट का, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो ये हो गया एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं index.js फाइल में। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे import f, और इसने हमें इंपोर्ट करके दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। अब ये भी अगर आप देखें तो काम कर रहा है बगैर किसी एरर के, ठीक है। सो दिस वाज इट। और अब हम आपको बताएंगे index.js और app.js फाइल के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली जब भी हम कोई रिएक्ट ऐप बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है ना मेन 2 फाइल्स जो है ना होते हैं, ठीक है, सोर्स में, ठीक है। एक हमारे पास जो है ना इंडेक्स फाइल होता है जो कि हमारा रूट फाइल है, और इस फाइल के अंदर जो है ना हम अपना जो रिएक्ट है वो रेंडर करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया है
रूट डॉट रेंडर, ठीक है। तो आपका जो रिएक्ट ऐप है वो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में जो है ना वो रेंडर होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रूट फाइल ऑफ योर रिएक्ट ऐप, ठीक है। और इसके बाद जो है ना हमारा दूसरा फाइल होता है ऐप डॉट जेएसएक्स और ऐप फाइल, ठीक है। अब इस ऐप फाइल में जो है ना ये हमारा रूट कंपोनेंट होता है हमारे रिएक्ट ऐप का, ठीक है। सो दिस इज़ द पेरेंट कंपोनेंट और रिएक्ट ऐप जो भी आपका वेबसाइट का जो पेरेंट और टॉप वाला जो एलिमेंट होता है, जो कंपोनेंट होता है, उसे आपने यहाँ पर रखना है, ठीक है। और इसके अंदर बाकी जितने भी चाइल्ड या नोड कंपोनेंट होंगे, ठीक है, वो हम अपने ऐप में जो है ना इंपोर्ट करते जाएंगे और यहाँ पर जो है ना उसे रेंडर करवाते जाएंगे, यहाँ पर पुट करते जाएंगे, ठीक है। सो ये बात आपने जहन में रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स रिएक्ट का एक ऐसा फीचर है जिसके ज़रिए, ठीक है, हम दो कंपोनेंट्स या मल्टीपल कंपोनेंट्स के दरमियान जो है ना वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा जो है ना वो पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ फंक्शन प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल, ठीक है। ये कंपोनेंट सिर्फ एक डिव एलिमेंट जो है ना वो रिटर्न करता है, डिव, ठीक है। और यहाँ पर एक और कंपोनेंट बनाते हैं फंक्शन पर्सन, ठीक है। और ये कंपोनेंट जो है ना रिटर्न एक पैराग्राफ जो है ना वो रिटर्न करता है, ठीक है। दिस इज पर्सन और लेट्स से जॉन, ठीक है, ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डाटा है ये हमने स्टैटिकली जो है ना वो टाइप किया है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर कि आप जो है ना यहाँ से जो है ना ये डाटा पास करें, ठीक है, इस पर्सन में, ठीक है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जॉन है और ये जो इसका एज है ये आप यहाँ से पास करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम इस कंपोनेंट को जो है ना वो रेंडर करेंगे पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो HTML में एट्रीब्यूट यूज़ करते थे, ठीक है, नेम और वैल्यू, जो पेयर ऑफ नेम एंड वैल्यू होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम देंगे फॉर एग्जांपल लाइक डेटा या पर्सन डेटा, ठीक है। यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर। सो यहाँ पर वो देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे नेम जॉन और एज देंगे 18, ठीक है। यहाँ पर हमने एज दी 18 या लेट्स सपोज 20, ठीक है, यहाँ पर हमने दी है, ठीक है। अब हम इस डेटा को ये वाला डेटा जो है ना नेम एंड एज हम किस तरह से इस चाइल्ड कंपोनेंट में जो है ना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में जो है ना एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो पास होता है, ठीक है, प्रॉप्स, इसका नाम होता है प्रॉप्स, ठीक है। नाउ लाइक टेक इट लाइक ये जो प्रॉप्स है ये जिस तरह से हम आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स पास करते हैं एक फंक्शन को, ट्रैक है, इस तरह से हम इसको जो है ना कंपोनेंट्स के दरमियान जो है ना वो डाटा पास कर सकते हैं। सो दीज आर लाइक फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है, फंक्शन आर्गूमेंट्स, ठीक है, जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में जो है ना एक फंक्शन को जो है ना आर्गूमेंट पास करते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने इस कंपोनेंट्स में जो है ना वो डाटा पास कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने डेटा पास की इस पेरेंट कंपोनेंट में, ठीक है, इस चाइल्ड कंपोनेंट को कुछ डेटा पास किए पर्सन डेटा, ठीक है। और वो अब इस ऑब्जेक्ट में जो है ना हम एक्सेस कर सकते हैं अपने चिल्ड्रन में, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम आए और इसे कंसोल करें कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स और देखें कि प्रॉप्स असल में है क्या, ठीक है। यहाँ पर इसे कंसोल करें। बाय द वे यहाँ पर ये रेंडर नहीं हो रहा तो हम इसको यहाँ से लेते हैं और यहाँ पर इसे रेंडर करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। और आते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, ये 2 बार क्यों दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने 2 बार यूज़ किया हुआ है इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पर एक बार यूज़ करना था, ठीक है। अच्छा दोबारा आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पर कंसोल में देखेंगे कि व्हाट इज़
प्रॉप्स। तो प्रॉप्स आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो हमने ये एट्रीब्यूट पास किया था पर्सन डेटा, ठीक है, वो यहाँ पर आ चुका है एज अ प्रॉपर्टी। इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी प्रॉप्स का जो ऑब्जेक्ट है इसके प्रॉपर्टी के तौर पर यहाँ पर आया है, ठीक है। और हमारा जो नेम और एज है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सो प्रॉप्स इज बेसिकली इन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो डाटा पास किया गया था पेरेंट से वो यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉप्स के डाटा को, ठीक है। तो यहाँ पर हम जॉन की जगह यहाँ पर जिस तरह से पहले हम बात की थी कि हम जावास्क्रिप्ट किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप्स डॉट पर्सन डेटा डॉट एच, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस इस प्रॉपर्टी को, एज प्रॉपर्टी को। या आप डायरेक्टली जो है ना जावास्क्रिप्ट ये सिक्स स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से पर्सन डेटा, ठीक है। सो अब इसकी प्रॉप्स की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, हम पर्सन डॉट डेटा डॉट एज डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम नेम देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे एज, ठीक है, एज, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं और दोबारा ब्राउज़र की तरफ आते हैं और देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो न्यू डाटा है वो यहाँ पर पास हो चुका है। नेम इज़ जॉन एंड हिज एज इज़ 20, ठीक है। सो इस तरह से हम पास कर सकते हैं एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम कंडीशनली जो है ना कंडीशंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर जो है ना बताना हो, डिटरमिन करना हो कि ये जो है ना ये पर्सन ये एडल्ट है या चिल्ड्रन है, ठीक है। सो वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर सॉरी एक कर्ली ब्रेसेस पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि ही इज़, ठीक है। अब यहाँ पर हम वो डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि ये जो है ना एडल्ट है या एक चाइल्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिटरमिन करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे पर्सन डेटा डॉट एज। और यहाँ पर जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं टर्नरी कंडीशन, ठीक है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, एफ एल्स वाला, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पर्सन का जो एज है वो लेस देन है 18 से। अगर ये लेस देन हो गया, सॉरी ये लेस देन हो गया, ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ एडल्ट, ठीक है। अदरवाइज ही इज़ चाइल्ड, ठीक है। सो अब क्या होगा बेस ऑन दिस एज, ठीक है। अगर ये 18 से कम हुआ तो ये वाला एडल्ट जो है ना ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अगर ये जो है ना 18 से जो है ना कम हुआ, ठीक है, सो ये आएगा। 18 से ज़्यादा हुआ तो एडल्ट आएगा, ठीक है, चाइल्ड आएगा, सॉरी 18 से कम हुआ तो चाइल्ड आएगा, ठीक है। और अगर 18 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर आएगा एडल्ट, ठीक है। इस तरह से अब इसे हम सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पर आते हैं, हम क्या बताता है कि एडल्ट है। सो यस ये सेइंग ये कह रहा है यहाँ पर ही इज़ एडल्ट, ठीक है। अब इसे जो है ना कम करते हैं इस एज को, यहाँ पर 20 इसे करते हैं 10, ठीक है। दोबारा सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पर। अब ये हमें कह रहा है ही इज़ चाइल्ड, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि हम किस तरह से बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम कुछ कंपोनेंट्स या कुछ डाटा जो है ना वो रेंडर करवा सकते हैं और कुछ को जो है ना ओमिट कर सकते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एक लिस्ट होता है यूज़र की तरफ से, यूज़र की, ठीक है, यूज़र डाटा की, ठीक है, एक पर्सनस की। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटाबेस है और आप जो है ना डेटाबेस से जो रजिस्टर्ड यूज़र है उसका लिस्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है, ऑल यूज़र का जो, तो वो आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आप किस तरह से एक लिस्ट को जो है ना वो रिएक्ट में रेंडर करवाएंगे, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से हमारे ये पर्सन डाटा है, इसे हम यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक एरे बनाते हैं इसकी, ठीक है, कॉन्स्ट डेटा, और इसमें एक आईडी देते हैं 1, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पर्सन्स हो गए, ठीक है। अब किस तरह से हम इसको जो है ना वो रेंडर करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे जो है ना इसे कहते हैं लेस एल में चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना हम
पास करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोफाइल है ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अब इस प्रोफाइल में जो है ना हम पास करते हैं, यानी मल्टीपल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस लिस्ट के बेस पर, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम रन करेंगे एक जावास्क्रिप्ट मेथड, जिसे हम कहते हैं मैप, ठीक है। तो हम इस लिस्ट को जो है ना ट्रेवर्स करेंगे, मैप करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम देंगे डेटा डॉट मैप, ठीक है। और मैप जो है ना क्या रिसीव करेगा, ईच एलिमेंट रिसीव करेगा इस लिस्ट में, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट, सो इसे हम कहते हैं पर्सन डेटा, ठीक है। और यहाँ पर आपने रिटर्न स्टेटमेंट जो है ना वो नहीं बोलना, ठीक है। और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे अपना प्रोफाइल, और प्रोफाइल में यहाँ पर देंगे डेटा, ठीक है। सो यहाँ पर हम देते हैं पर्सन डेटा कंट्रोल C इक्वल पर्सन डेटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो डेटा है ये पास हुआ है प्रोफाइल में, ठीक है। और अब हम इस प्रोफाइल से जो है ना इसे पास करेंगे इस पर्सन में, ठीक है, इस सिंगल पर्सन में यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो है ना वो डिस्प्ले हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रॉप, सबसे पहले हम इस प्रोफाइल में जो है ना ये वाला डाटा जो पास किया गया था, ठीक है, ये रिसीव करेंगे, ठीक है, प्रॉप्स, ठीक है। और इसे डायरेक्टली जो है ना ऐसे वैसे वैसे के वैसे ही जो है ना यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम स्प्लिट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, प्रॉप्स, ठीक है। अब ये वाला डाटा जो हमें आ चुका था यहाँ से, ठीक है, अब ये पास हो चुका है इस पर्सन में, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। सो सब इसे सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं और इसे रन करते हैं। अब जो है ना ये दिस इज़ जॉन ही इज़ खां। अब यहाँ पर एक एरर आ चुका है, ठीक है। और ये एरर मैंने जो है ना जो है ना यहाँ पर छोड़ा हुआ था, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर समझ आ सके। ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो जब भी आप कोई लिस्ट जो है ना वो रेंडर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको चाहिए कि उसे एक यूनिक, हर एक आइटम को एक यूनिक जो है ना वो की देना चाहिए, ठीक है। ये रिएक्ट जो है ना यूज़ करता है बाद में इसे पहचानने के लिए कि जो मल्टीपल लिस्ट है, ठीक है, उसमें कौन सा एलिमेंट वो कौन से कंपोनेंट को जो है ना रिफ़र करता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने वो भी जो है ना पास करना है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें जो है ना यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर यूज़ करेंगे की। अब की हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फॉर द टाइम बीइंग, बाय द वे दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप इस इंडेक्स को जो है ना डायरेक्टली एज ए की यूज़ करें, लेकिन ये जो है ना यूनिक होता है इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर। तो हम इसे एज ए की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, IDX, ठीक है, इंडेक्स जो एरर इंडेक्स होता है, ठीक है, करंट इंडेक्स, वो हम एज अ की यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप इंडेक्स को जो है ना एरर इंडेक्स को यहाँ पर एज अ की यूज़ करें, ठीक है। आपको चाहिए कि आपका जो की है वो यूनिक हो, जैसा कि डेटाबेस से आ चुका हो, या फॉर एग्जांपल जहाँ पर ये जो ID है, ठीक है, तो ये जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिक होता है, ठीक है। तो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ की, ठीक है। सो यहाँ पर वो देंगे ID, ठीक है, पर्सन डेटा डॉट ID, ठीक है, ये देंगे। लेकिन ये जो की है ये पास नहीं होता एज अ प्रॉप, ठीक है, ये सिर्फ एक हैंड देता है रिएक्ट को, ठीक है, कि ये एक की है और आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये डिफरेंट है बाकी एलिमेंट से, ठीक है, बाकी कंपोनेंट से, ठीक है, लिस्ट से, ठीक है। सो इसलिए आपको जो है ना जब भी आप एक लिस्ट रेंडर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लिस्ट के एलिमेंट पर या जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें जो है ना एक की डालना है, ठीक है, ताकि रिएक्ट इससे जान सके, ठीक है। सो ये वाला जो है ना अपने याद रखना है। अब अगर आप यहाँ पर आए, ठीक है, तो ये जो एरर है ये जा चुका होगा यहाँ से, ठीक है। अब ये वाला एरर जो है ना अभी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात जो है ना ध्यान में रखनी है। नाउ आपके जो कंपोनेंट्स है वो पेवर होने चाहिए, ठीक है। अब पेवर का मतलब क्या है, ठीक है। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में एक पेवर फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फंक्शन लेते हैं, ठीक है। पेवर फंक्शन या पेवर कंपोनेंट वो होता है जो किसी ग्लोबल डेटा वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को जो है ना वो चेंज नहीं करता, ठीक है। और आप जिसको जो भी इनपुट देते हैं, ठीक है, वो आपको सेम आउटपुट देगा, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए ये आपको स्पेसिफिक सेम आउटपुट देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन
डबल, ठीक है। और आप इसे एक नंबर देंगे, ठीक है, और ये आपको वो नंबर डबल करके देगा, ठीक है। सो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न नंबर नंबर टाइम्स 2, ठीक है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब अगर आप इसे देंगे डबल डबल 2, ठीक है, तो जब भी आप इसे डबल देंगे कहीं भी किसी भी वक्त, ठीक है, कहीं पर भी, तो ये आपको 4 देगा, ठीक है। तो जब भी आप 2 देंगे ये आपको 4 देगा। ये ऐसा नहीं करेगा कि एक बार आप 2 देंगे तो ये आपको 4 देगा और दूसरी बार अगर आप 2 देंगे तो ये आपको 8 देगा, ठीक है। तो ये अनप्रडिक्टेबल हो गया, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो आउटपुट हो गया, ठीक है। सो सेम इनपुट के लिए आपको पेवर फंक्शन सेम आउटपुट देगा, ठीक है। सो हर बार 2 के लिए आपको ये 4 देगा। सो अब ये किस तरह से जो है ना डिफरेंट आउटपुट दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें मैथ्स डॉट रेंडम, ठीक है, तो अब अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली बार हो सकता है कि 2 के लिए आपको एक इनपुट दे और दूसरी बार अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें 2 दे, ठीक है, इनपुट एज आ इनपुट, तो ये आपको हो सकता है कोई रैंडम नंबर दे, ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। सो प्योर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो है ना एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए वही सेम आउटपुट देगा, ठीक है, इसे जो है ना चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सो ये होता है प्योर फंक्शन। और दूसरा काम ये करता है कि ये किसी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, ग्लोबल वेरिएबल को, ग्लोबल अवेलेबल डाटा को चेंज नहीं करता, ठीक है। सो इसी तरह से ये अप्लाई होता है कंपोनेंट पर भी, ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट पर। रिएक्ट काम करता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पर, ठीक है। और ये एक इम्यूटेबिलिटी जो है ना इसका कॉन्सेप्ट है। इम्यूटेबिलिटी मीन कि आप किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, किसी प्रॉपर्टी वैल्यू को जो है ना उसका प्रॉपर्टी या वैल्यू को जो है चेंज करते हैं, इसे कहते हैं म्यूटेट करना, ठीक है। इसे कहते हैं चेंज करना, म्यूटेट करना, ठीक है। तो आपका जो रिएक्ट है, ठीक है, वो किसी डेटा को जो है ना ग्लोबल डेटा को जो है ना वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है और आप यहाँ पर लिख देते हैं डेटा डेटा डॉट डेटा ज़ीरो डॉट नेम इक्वल असलम, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या किया कि इसका जो नेम है यहाँ पर ये चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है ये डेटा जो है ना हम किसी और कंपोनेंट में भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर या प्रोफाइल में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और हमने इसे यहाँ पर चेंज की हुई है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर जो है ना अनएक्सपेक्टेड जो है ना रिजल्ट देगा, बग्स देगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आपका जो कंपोनेंट है उसे चाहिए कि वो ग्लोबल स्टेट को या ग्लोबल जो हमारा डेटा है उसको चेंज नहीं करे, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन ये क्या कर सकता है कि इसके अंदर जो फंक्शन स्कोप में जो हमें अवेलेबल डेटा है उसे चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्ट सम डेटा लाइक 8, ठीक है, तो अब ये यहाँ पर ये चेंज कर सकता है सम डेटा इक्वल 10, ठीक है, ये लेट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम चेंज कर सकते हैं। सो इसका जो लोकल डाटा है इसे चेंज कर सकता है लेकिन ग्लोबल डाटा को जो है ना हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वाइल रेंडरिंग, ठीक है। तो हो सकता है हमारा ये कंपोनेंट जो है ना बाद में रेंडर हो और ये प्रोफाइल जो है ना पहले रेंडर हो, या ये प्रोफाइल पहले रेंडर हो और ये वाला जो है ना बाद में रेंडर हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है कि आप ग्लोबल स्टेट को जो है ना वो चेंज करें, ठीक है, ग्लोबल डेट को चेंज करें। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे इवेंट हैंडलर्स का या यूज़ इफेक्ट का, ठीक है, साइड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आने वाले जो लेसन है उसमें, ठीक है। तो आपको जब भी कोई डाटा चेंज करना हो तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप इवेंट हैंडलर जिसके क्लिक हो गया एक बटन पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, और आपका जो डेटा है यूज़र डेटा वो लोड होता है डेटाबेस से, ठीक है। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इवेंट हैंडलर का, ठीक है। तो वो हम अगले लेसन में बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेट, इवेंट हैंडलर्स, ठीक है, और हुक्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हुक्स की। हुक्स क्या है? तो हुक्स जो है ना वो हमें अलाउ करता है रिएक्ट के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स यूज़ करने के लिए, ठीक है, वो हमें अलाउ करता है, हमें यूज़ करने देता है, ठीक है, रिएक्ट के कुछ फीचर्स, ठीक है। तो ये होता है हुक, ठीक है। और बात करते हैं स्टेट की। स्टेट क्या है? तो स्टेट जो है ना वो डेटा है एक कंपोनेंट से रिलेटेड। एक कंपोनेंट का वो डेटा है जिसका हमें रिकॉर्ड रखना होता है या जिसका हमें जो है ना कीप ट्रैक रखना करना होता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू चेंज होता है तो हमें पता चला कि ये वैल्यू चेंज हो चुकी है, ठीक है, और फिर हम जो अपना कंपोनेंट है वो री रेंडर करवाए, ठीक है।
सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट का, ठीक है। और स्टेट का हम किस तरह से स्टेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ स्टेट हुक का, ठीक है। अब हुक मैंने आपको बता दिया का हुक क्या है। हुक जो है ना हमें अलाउ करता है रिएक्ट के कुछ फीचर्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। वो जो है ना काम है हुक का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ स्टेट हुक जो है ना वो इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसे हम ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर यूज़ की है, ठीक है। रिएक्ट से ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पर यूज स्टेट जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये एक हुक है, ठीक है। और ये वाला जो है ना ये फंक्शंस, ये कंपोनेंट्स जो है ना यहाँ से मिटाते हैं, और ये भी जो है ना यहाँ से मिटाते हैं। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं काउंटर। अब ये काउंटर कंपोनेंट क्या करेगा कि एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और फिर इसे डिस्प्ले करेगा, ठीक है, रेंडर करेगा, ठीक है। सो आते हैं यहाँ पर और इस काउंटर को यहाँ पर यूज़ करते हैं, पुट करते हैं काउंटर, ठीक है। हो गया हमारा। यहाँ अब ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न डेव, और डेव के अंदर हमारे पास होगा बटन, और ये होगा इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसके साथ एक पैराग्राफ होगा जिसमें हम ये जो वैल्यू है काउंटर वैल्यू वो हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट काउंट 0, ठीक है। और यहाँ पर हम अनक्लिक इवेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी इवेंट ऐड कर सकते हैं किसी एलिमेंट के साथ, J6 के साथ, ठीक है, J6 मार्कअप के साथ, ठीक है। यहाँ पर ऑन लिखेंगे और फिर इवेंट का नेम, सो यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक, ठीक है। अब ये अनक्लिक जो है ना यहाँ पर हम एक फंक्शन देंगे, ठीक है। और फंक्शन कैसे देंगे, ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो हमें पता चले यहाँ पर पता चले रिएक्ट को कि ये जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है या कोई जावास्क्रिप्ट कोड है यहाँ पर, ठीक है। हमने पहले बात की थी कि हम किस तरह से J6 के अंदर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक J6 मार्कअप है, ठीक है। और ये हम एक एट्रीब्यूट के वैल्यू के अंदर हम जो है ना जावास्क्रिप्ट जो है ना वो रन करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना एक फंक्शन लेता है, ठीक है, ये इवेंट, ठीक है। इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे इसकी वैल्यू को इंक्रीज़। सो यहाँ पर करते हैं काउंट प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। और ये हमें क्या, काउंट इज़ कांस्टेंट, अच्छा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और फिर हम इसे शो करवाएंगे इस काउंट को इस पी के अंदर। तो यहाँ पर अगेन हम ब्रेसेस देंगे, ठीक है। और इस काउंट वेरिएबल को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट वाला ऐप, ठीक है। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना रिरन करते हैं, आप देखें इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है, अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, काउंट वैल्यू को, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ, जो स्टेट है वो समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, हमारी वैल्यू जो है ना यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन जो काउंटर है वो यहाँ पर रीरेंडर नहीं हो रहा, ठीक है। जो ऐप है हमारा वो यहाँ पर काउंटर नहीं शो करवा रहा, यानी हमें पता नहीं है, रिएक्ट को अभी तक पता नहीं है कि ये जो वैल्यू है ये चेंज हो रही है काउंट, ठीक है। तो किस तरह से हम इसका जो इस पर नज़र रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ स्टेट का, ठीक है। तो हम इसे स्टेटफुल बनाते हैं इस वैल्यू को, वो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एरे लेंगे, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो काउंट होगा, ठीक है। और सेकंड वैल्यू जो है ना सिट काउंट, ये एक फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और हम यहाँ पर यूज स्टेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि इस काउंट को जो इनिशियल वैल्यू है वो देना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे इसका इनिशियल वैल्यू, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन और इस केस में जो है ना हम ये एक नंबर है काउंट, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ना हम नंबर यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो यूज स्टेट फंक्शन है ना, ये 2 वैल्यूज़ रिटर्न करता है एरे में, ठीक है, एरे की शक्ल में, ठीक है। ये एरे रिटर्न करता है जो 2 आइटम्स पर कंसिस्ट करता है, ठीक है। फिर फर्स्ट आइटम जो है ना हमारा वैल्यू होता है इनिशियल वैल्यू, और दूसरा जो आइटम है वो होता है फंक्शन। अब ये फंक्शन काम क्या करता है ये हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो
काउंट है, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो सेट हो चुकी है 0 पर, ठीक है। तो ये आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यहाँ पर आप कोई वैल्यू जो है ना इनिशियल वैल्यू आपको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो बन चुकी है, ठीक है। अगेन आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और इसे रीरन करते हैं और यहाँ पर इंक्रीमेंट करते हैं असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अब पहले हम क्या करते थे कि हम डायरेक्टली जो है ना इस काउंट वेरिएबल को जो है ना वो इंक्रीमेंट करते थे, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ये एक स्टेट है, ठीक है, और स्टेट को हम डायरेक्टली इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात जो है ना आपको जहन में रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेट को डायरेक्टली इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो तब भी रिएक्ट को पता नहीं चलेगा कि हमारा जो स्टेट है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। और रिएक्ट जो है ना हमारा जो ये कंपोनेंट है या ये पी वाला जो मार्कअप है, ठीक है, वो रीरेंडर नहीं करवाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अपडेटेड वैल्यू है वो स्क्रीन पर शो नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अब ये वाला फंक्शन जो है ना क्या करता है कि इस काउंट वेरिएबल को जो है ना वो अपडेट करता है, ठीक है, और रिएक्ट को बताता है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो अब रिरेंडर करना चाहिए, ठीक है। अब इसको रिरेंडर करवाओ, ठीक है, ये रिएक्ट को ये बताता है, ठीक है। सो ये सिट काउंट हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, ये फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, और इसमें हम काउंट की जो है ना वो नई नई जो वैल्यू है वो देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम देते हैं काउंट +1, ठीक है, और इसे सेट करते हैं। अब क्या होगा कि हमारा जो काउंट वेरिएबल जब ये अनक्लिक इवेंट चलेगा, जब बटन पर क्लिक होगा, ठीक है, तो हमारा जो ये काउंट वेरिएबल है ये इंक्रीज़ होगा बाई 1, ठीक है। और हमारा जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये री रेंडर होगा, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट री रेंडर में, ठीक है, हमारा जो ये नई वैल्यू है काउंट यानी 1, ठीक है, वो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। और फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आए दोबारा, ठीक है, और यहाँ पर इसे इंक्रीमेंट करें, ठीक है, तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ वाई वी यूज़ स्टेट, ठीक है। तो स्टेट का जो है ना बहुत अहम रूल है, ठीक है। तो ये हो गई कि हम किस तरह से एक यूज़ स्टेट को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है ना स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो स्टेट है ये एक प्रिमिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये एक ऑब्जेक्ट हो तो फिर हम किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देते हैं ऑब्जेक्ट और इसे हम देते हैं पर्सन और इसे हम कहते हैं सेट पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं नेम पर्सन की, ठीक है, नेम जॉन, ठीक है, और एज देते हैं 20, ठीक है। अब हम किस तरह से इस ऑब्जेक्ट को जो है ना वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है ना, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस पर्सन को लेंगे, ठीक है, और इसका जो नेम है वो अपडेट करेंगे, तो इसे कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। और म्यूटेशन अलाउ नहीं है, आप इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो है ना इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाएंगे, ठीक है, इनिशियल ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और फिर इस कॉपी में जो है ना वो चेंज करेंगे और उस कॉपी को जो है ना रिप्लेस करेंगे इस ओल्ड वैल्यू पर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन जो है ना वो कॉल करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन लेगा क्या, ये प्रीवियस स्टेट लेगा, ठीक है। सो हमारा जो पहले वाला स्टेट था वो लेगा प्रीवियस पर्सन, ठीक है। जो इनिशियल स्टेट था ये वाला इनिशियल स्टेट, ठीक है, ये लेगा, ठीक है। तो ये लेगा और हम यहाँ पर क्या करेंगे रिटर्न, और ये रिटर्न करेगा एक न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में जो है ना इस प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज होंगे, ठीक है, और जो वैल्यू हम अपडेट करना चाहेंगे वो अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिट ऑपरेटर प्रीवियस पर्सन, ठीक है, और जो न्यू वैल्यू यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर नेम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे नेम इक्वल जैन, ठीक है। सो अब क्या हो गया है कि हमारा जो प्रीवियस पर्सन है, ठीक है, ये वाला इनिशियल वैल्यू था, इसका एक डुप्लीकेट बन गया है, एक कॉपी बन गया है, ठीक है। और हमने उस कॉपी में जो है ना चेंज की है और वो वाली कॉपी जो है ना हमने रिटर्न की है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। और ये गैस इट काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, सो क्योंकि ये वाला फंक्शन चेंज हो चुका है इस तरह से सेट पर्सन, ठीक। और यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही मिटाते हैं और यहाँ पर हम करेंगे पर्सन डॉट नेम, ठीक है, और इसे सेव। और अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसे जो है ना वो चेंज करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। सो अगेन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट चेंज करना हो तो आप डायरेक्टली उसे म्यूटेट ना करें, इस तरह से ना करें कि आप
डायरेक्टली जो है ना पर्सन डॉट नेम इक्वल समथिंग, राइट। सो इस तरह से ना करें, आप क्या करें कि इसका जो कॉपी बनाए, ठीक है, इस ओल्ड ऑब्जेक्ट की जो है ना, या जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है इसका कॉपी बनाए, ठीक है, और उस कॉपी में जो है ना वो चेंज करो, फिर उस कॉपी को जो है ना रिटर्न करें, ठीक है, बाय यूजिंग सेट पर्सन, ठीक है। और अगेन अगर आपने स्टेट में कोई चेंज करना है, स्टेट को चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली ना करें, तो जो सेट फंक्शन होता है, ठीक है, उसका यूज़ करें, ठीक है। तो इससे जो है ना रिएक्ट को पता चल जाएगा कि हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो चुका है, और इससे जो है ना रिएक्ट हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करवाएगा, ठीक है। सो दिस वाज एट, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, एक और हुक के बारे में, जो है ना एक मोस्ट पॉपुलर हुक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, और उसे हम कहते हैं यूज स्टेट। अब यूज स्टेट हुक का क्या काम है? तो यूज स्टेट जो है ना, ये हुक जो है ना हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई जो है ना साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म करना हो, जैसे कोई डॉम एलिमेंट चेंज करना हो, या कोई जो है ना डाटा जो है ना, सो मोस्टली ये यूज़ होता है जब हम कोई डाटा जो है ना लोड करवाते हो, ठीक है, डाटाबेस से, ठीक है, या किसी एपीआई से या सर्वर से जो हम कोई डाटा लोड करवाते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कार करेंगे, ये सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अब यूज़ इफ़ेक्ट जो है ना, सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट। अब ये एक फंक्शन लेता है, ठीक है, और एक डिपेंडेंसी लेता है, ठीक है, डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। अब डिपेंडेंसी एरे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमें कोई जो है ना कॉल करनी हो, एपीआई कॉल करनी हो, या कोई डेटा लोड करना हो, लेकिन वैसे हमारे पास यहाँ पर कोई एपीआई या सर्वर मौजूद नहीं है, तो हम जो है ना वैसे ही एक एग्जांपल बनाएंगे, सेट टाइम आउट, ठीक है। उनके बाद क्या करेंगे कि इस नेम को जो है ना वो चेंज करेंगे, ठीक है, इस नेम को जो है ना वो हम चेंज करेंगे, ठीक है, 2 सेकंड के बाद। सो ये जॉन है, ये हो जाएगा समथिंग एल्स। सो यहाँ पर हम करेंगे सेट पर्सन, ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे सेट पर्सन प्रीवियस पर्सन, और रिटर्न करेंगे प्रीवियस पर्सन, और इसका जो नेम है वो हम चेंज करेंगे असलम, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और ये 2 सेकंड के बाद होगा, ठीक है। इसे हम सेव करते हैं और देखते हैं दोबारा, ठीक है। अब ये हो चुका है असलम, ठीक है। अब हम इस नेम को जो है ना वो चेंज करते हैं बाय यूजिंग ये चेंज नेम वाला जो हमने बटन बनाया था, ठीक है, उसके ज़रिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर दोबारा जो है ना ये री रेंडर हुआ है, ठीक है। हमारा जो कंपोनेंट है ये दोबारा असलम में जो है ना वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर दोबारा आप देखें, ठीक है, तो ये दोबारा असलम में चेंज होता है, ये क्यों है ऐसा, ठीक है। अब इसका जो है ना यहाँ पर एक रीज़न है, ये यूज़ इफ़ेक्ट जो है ना, ये जो है ना जब हम यहाँ पर डिपेंडेंसी में कुछ नहीं देते, ठीक है, तो ये हर बार जो है ना रेंडर होता है, ठीक है, हर री रेंडर में जो है ना ये कॉल होता है, ठीक है। और इस तरह से जो हमारा ये फंक्शन है, ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये बार बार री रेंडर होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और नहीं रुकता, ठीक है। तो ये हम किस तरह से रुकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एम्प्टी एरे देंगे, ठीक है। अब एम्प्टी एरे जब हम देंगे, तो ये फर्स्ट टाइम जब ये कंपोनेंट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा, तो सिर्फ फर्स्ट टाइम ये रन होगा और फिर दोबारा रन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेव करते हैं दोबारा और आते हैं, ठीक है। और अब इसे हम रिफ्रेश करें, ठीक है, और अब देखें तो कुछ देर बाद जो है ना ये चेंज होता है, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा हम इसे बटन के ज़रिए चेंज करना चाहें, ठीक है, तो फिर ये चेंज अब नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ यूज़ इफेक्ट, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इट, ठीक है। तो ये जो बेसिक थे रिएक्ट जेएस के यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना रिएक्ट जेएस के जो बेसिक्स है वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर, या कोई आप कन्फ्यूजन रह गई हो, ठीक है, जहन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।